अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। दरअसल लॉकडाउन की वजह से जो अपनी रेगुलर क्लासेस है फिज़िकल क्लास वो हो नहीं पा रही है, इसलिए ये एक छोटी सी हमारी कोशिश है कि हम इसे ऑनलाइन क्लास कैसे शुरू कर सके। अगर ये पहला ये ट्रायल बेसिस का लेक्चर है इंट्रोडक्शन वाला, अगर इसमें कामयाब हो जाते हैं तो इंशाल्लाह आगे के जो लेक्चर है अपन इसको कंटिन्यूस करेंगे। सबसे पहले आज का जो लेक्चर है ये तो पहली बात हमारा ये ट्रायल है, और दूसरा इसके अंदर जो अपना सब्जेक्ट यानी बायोलॉजी है, इस 12th क्लास के बायोलॉजी सब्जेक्ट्स में कितने यूनिट्स है, कितने चैप्टर्स है, चैप्टर वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है तो अभी बोर्ड से आना बाकी है। जब आ जाएगा इंशाल्लाह ताला आपको बता दिया जाएगा, आपको डाल दिया जाएगा। दूसरी बात, चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए भी नहीं डाला जा सकता जो पुराना है, लास्ट है, क्योंकि ये सिलेबस इस साल में नया आया है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट का ये कहना है कि इसमें से कुछ चैप्टर्स जो है तो तुम्हारी बैच के लिए कम किए जाएंगे। उसकी वजह यह है कि पता नहीं कि पूरे महीने आप लोगों के लिए मिलते हैं, एग्ज़ाम वक्त पे होगा और उतने कम ड्यूरेशन में सिलेबस होगा या नहीं होगा। इसके लिए गवर्नमेंट ये सोच रही है कि इनमें से कुछ चैप्टर्स कम किए जाए। कोशिश ये रहेगी हमारी कि जो चैप्टर्स कम नहीं होते हैं, यानी हमेशा हमको पता है कि जो चैप्टर्स यानी इम्पॉर्टेंट है बायोलॉजी के एतबार से, वो चैप्टर्स अपन शुरू करेंगे, यानी इंशाल्लाह अगले लेक्चर से उसको शुरू किया जाएगा। लेकिन अभी इस लेक्चर में यानी आज जो हम देखने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले आपको 12th में बायोलॉजी के अंदर कौन से चैप्टर्स है ये देखना है। दरअसल 12th में टोटल 15 चैप्टर्स जो नया सिलेबस है उसके एतबार से है, और इन 15 चैप्टर्स को जो है तो 5 यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी पूरे जो 15 चैप्टर्स है इसको 5 यूनिट में। पहले यही 12th क्लास में 19 चैप्टर थे, सिलेबस थोड़ा सा कम हुआ या बढ़ा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन चैप्टर्स की तादाद ज़रूर कम हो गई, क्योंकि कुछ चैप्टर्स 2 मिलाकर 1 हो गए। और इस सिलेबस की एक ख़ास बात यह है, इसमें कोशिश की गई कि तकरीबन ये CBSE के 90% करीब हो या 90% CBSE के जैसा हो, जिसकी वजह से आप आफ्टर 12th 12वीं के बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं, जैसे नीट है और बाकी दूसरे जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं जिसमें आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, उसमें आपको ये जो सिलेबस है ये नीट के लिए CBSE का और वो दोनों सिलेबस अलग ना हो, इसके लिए ये सिलेबस तकरीबन CBSE के सिलेबस के बराबर यानी 90% बराबर है। दूसरी एक बात, ये जो 15 चैप्टर्स है, ये 15 चैप्टर्स में पहला जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, यानी अदना और आला नबातात में अमल तौलीद, ये इस चैप्टर का नाम है। ये सब चैप्टर्स के नाम के बाद मैं आपको बता दूंगा कि ये जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ जो पूरे चैप्टर्स के नाम है, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगले लेक्चर से आपके लिए एक हिदायत है, आपके लिए एक नोटिस है कि आप पेन, नोटबुक ये सब लेकर डेट वाइज आप उसके अंदर नोट कर लीजिए। जब कोई चैप्टर पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह उसकी जो नोट्स है आपको PDF की शक्ल में, जेरॉक्स की शक्ल में, जैसे भी हो, क्योंकि अभी फ़िलहाल नया सिलेबस होने की वजह से उर्दू के जो नोट्स है वो अवेलेबल नहीं है। तो जो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो टॉपिक्स पुराने हैं अपने बच्चों के पास जो पुराने नोट्स हैं, आप आपके सीनियर से लेकर, अगर आपके पास हो सकता है कि वो नोट्स आपको मिल जाए तो मुझे आप बता दीजिए, सर हाँ इस चैप्टर के नोट्स हमारे पास है, और अगर नहीं है तो मैं अपने तौर पर उसको बनाकर जो भी है उसकी कोशिश करके अपन अपने लिंक पर उसको डाल देंगे, इंशाल्लाह आपको वो मिल जाएगी। और बीच में जब भी वक्त मिलेगा तो इंशाल्लाह चैप्टर ख़त्म होने के बाद उस पर अपन टेस्ट लेने की भी कोशिश करेंगे। तो यहाँ जो 15 चैप्टर्स है इसमें पहला रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट, ये चैप्टर है अदना और आला नबातात में अमल तौलीद। वैसा ही दूसरा चैप्टर है, सिर्फ यहाँ प्लांट्स की जगह एनिमल्स हुआ है, यानी रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, अदना और आला हैवानात में, नबातात में था ये हैवानात में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है दोनों। इंशाल्लाह अपन अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे इनमें से कोई चैप्टर को शुरू करें, या जो भी हो जैसे भी।
नेक्स्ट चैप्टर है इसमें इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। दरअसल इसमें का कुछ पार्ट्स हमने ये लॉकडाउन से पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें का एक पार्ट जो है आधा पार्ट्स एक्चुअल में इसमें पुराने सिलेबस में 2 चैप्टर्स थे इसमें, उसमें का एक चैप्टर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो इंशाल्लाह उसका बचा हुआ पार्ट्स अपन इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें का जो अपन ने 12th का सिलेबस स्टार्ट किए थे यानी लॉकडाउन से पहले, तो उस दौरान इसमें का कुछ पार्ट्स हमारा हो चुका है। ये चैप्टर इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें तवारुस और तगय्युर जिसे हम कहते हैं, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसके बाद वाला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 तवारुस की सालमाती बुनियाद। नेक्स्ट ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की इब्तिदा और इर्तिका, ये इस चैप्टर का नाम है। प्लांट वाटर रिलेशन, ये नया चैप्टर है। दरअसल पुराने सिलेबस में ऑलरेडी था, ये सीबीएसई के बुक्स में ऑलरेडी था, इसको फिर दोबारा से 12th में डाला गया है। पानी का ताल्लुक, पौधों का पौधे पानी का ताल्लुक, यानी पौधों का पानी का ताल्लुक क्या होता है, ये इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना होगा। 7th चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, ये भी नया चैप्टर है। इसके अंदर पौधों की नमो और मादनी तग़ज़िया, ऐसा इस चैप्टर का नाम है। रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, ये जो चैप्टर है इसमें का कुछ पार्ट पुराने सिलेबस में 11th क्लास में था, अभी उसको 12th में डाला गया है। अमल तनफ़ुज़ और दौरान खून, दौरान खून वाला ऑलरेडी पुराने सिलेबस में भी था, अभी और रिपीटेशन है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, काबू और हम आहंगी, ये चैप्टर एज इट इज़ यानी पहले भी था पुराने सिलेबस में, अभी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, ये चैप्टर पहले पुराने सिलेबस में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस नाम से ही था, उसके बीच में इसका थोड़ा नाम चेंज हुआ, अब दोबारा से उसी नाम से आया है। इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, ग़िज़ाई पैदावार में इजाफा, ये चैप्टर पुराने सिलेबस में एज इट इज़ था, यानी इसके नोट्स हमको, बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसके नोट्स हमको मिल सकते हैं, यानी तुम्हारे सीनियर लोगों से, उससे अपन नोट्स लेंगे, क्योंकि नई बुक्स उर्दू की आना काफ़ी उसको वक्त लगेगा, जब तक हमारा बहुत कुछ ये हो जाता है। और जो बाकी नए चैप्टर्स है इंशाल्लाह उसके नोट्स हम आपको डालने की या देने की कोशिश करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इसमें है बायोटेक्नोलॉजी, हयाती तकनीक, ये भी चैप्टर थोड़ा बहुत चेंज होकर है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस, यहाँ से ये जो चैप्टर्स है पुराने सिलेबस में, इसमें ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट फर्स्ट सेकंड ऐसे 2 चैप्टर्स मिलकर थे, अभी इसमें कुछ चीज़ें नहीं डाली गई और इसको 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया। पहला है ऑर्गेनिज्म्स, यानी 30 नंबर का चैप्टर, ऑर्गेनिज्म्स एंड पॉपुलेशन, जानदार और आबादी, ये उसका नाम है। इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, माहौलियाती निज़ाम और तवानाई का बहाव, इस चैप्टर का नाम है। उसके बाद लास्ट चैप्टर इसके अंदर जो है बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़, हयाती तनु, माहौलियाती मसाइल्स और तहफ़्फ़ुज़, ऐसा इस चैप्टर का नाम है। ऐसे ये टोटल कुल मिलाकर ऐसे ये 15 चैप्टर्स है। इसमें 5 यूनिट में कुछ चैप्टर, जैसे ये पहला यूनिट है, इसमें ये 2 चैप्टर्स है, दूसरे यूनिट में 4 चैप्टर्स है, यानी जैसे यहाँ जेनेटिक्स इवोल्यूशन मिलकर दूसरा चैप्टर बनता है, पहले वाला रिप्रोडक्शन वाला यूनिट बनता है। ऐसे ये 5 यूनिट जो है, ये 5 यूनिट में ये एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट मिलकर बनता है। यहाँ पर फिजियोलॉजी वाला एक यूनिट बनता है। ऐसे 5 यूनिट मिलकर ये जो है तो पूरे 15 चैप्टर्स को डिवाइड किया गया है। हर चैप्टर्स और यूनिट वाइज मास, यानी यूनिट और चैप्टर वाइज मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या इसका जो स्कीम है, यह अभी बोर्ड की तरफ से आया नहीं है। प्लस इसमें से कुछ चैप्टर्स कम होने की चांसेस है, मुमकिनात है। तो जब वो कम हो जाएंगे उस एतबार से किस चैप्टर्स को कितने मार्क्स है, कितना वेटेज है, यानी मार्क्स विद ऑप्शन और मार्क्स विदाउट ऑप्शन, यानी ऑप्शन के साथ कितने मार्क्स, यानी टोटल इस पर कितने मार्क्स का पूछा जाएगा और हम कितने मार्क्स का हल कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको जैसे भी फिजिकल हमारी क्लास शुरू हो जाएंगी और या जब भी आ जाएगा, बीच में भी ऑनलाइन अगर शुरू रहता है तो उसमें हम इसमें करेक्शन करके आपको बता देंगे कि हर एक चैप्टर्स में कौन से चैप्टर्स को कितना वेटेज है और किस तरह का है, और विद ऑप्शन कितना है, विदाउट ऑप्शन कितना है। उसके बाद में क्योंकि उससे फिर आपको ये पता चल जाएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसमें का कोई भी एक चैप्टर है
उसमें अगर कोई चैप्टर 2 मार्क्स के लिए है, 3 मार्क्स के लिए है, तो हमको ये बात पता चलेगा कि इस पर कौन से नंबर्स, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको पेपर पैटर्न बताने वाला हूँ। उस पर से हमारे समझ में आ जाएगा कि पेपर पैटर्न का 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का MCQs, ये जो क्वेश्चन है, ये जो सवालात है, ये कौन से चैप्टर्स पे, क्योंकि जब इसके मार्क्स हमको पता चलेंगे तो बआसानी हम उस पर से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4 मार्क्स का, जैसे जो चैप्टर्स 4 मार्क्स से ज़्यादा का होगा तो यकीनन उसी पर 4 मार्क्स का कोई सवाल आ सकता है, और जो चैप्टर 2 मार्क्स 3 का होगा तो उस पर 4 मार्क्स का सवाल आएगा ही नहीं। तो उस तरह से हमको थोड़ा सा प्लानिंग करने में आसानी होगी। तो इंशाअल्लाह ताला वो आपको जैसे ही जब ये हमारे पास पूरा स्कीम आ जाएगा आपको ये बता दिया जाएगा। तो इस तरह से ये पूरे 15 चैप्टर्स आपके सिलेबस में रहेंगे। इसमें से जो चैप्टर्स कम हो जाएंगे वो आपको बता दिया जाएगा, और जो बच जाएंगे उस पर आपका एग्ज़ामिनेशन होगा। चलिए, ये तो हुआ एग्ज़ाम के बारे में, ये पूरे 15 चैप्टर्स के बारे में, इसके मार्क्स और स्कीम के बारे में। लेकिन जो आपको एग्ज़ाम फेस करना है, बोर्ड का जो एग्ज़ाम आपको देना है स्टेट बोर्ड का, उसका जो पेपर का जो पैटर्न है, वो पेपर का पैटर्न वो भी मैंने यहाँ आपके सामने लिख दिया हूँ। तो आपको ये दोनों भी चीज़ें नोट डाउन भी करना है, और आप स्क्रीनशॉट लेकर या जब भी आप वीडियो देखेंगे तो इसको रोक कर आप इसको पूरा अपने नोटबुक पे फर्स्ट पेज पर लिख लीजिए। पहले पेज पर आप ये पूरा सिलेबस लिख लीजिए, नेक्स्ट पेज पर पेपर पैटर्न लिख लीजिए, और जब आप ये लिखोगे पूरे चैप्टर्स के नाम, तो इसके आगे 2 कॉलम्स छोड़ दीजिए, मार्क्स विथ ऑप्शन और मार्क्स विदाउट ऑप्शन। वो अपन उसके अंदर डालकर जब मार्क्स का स्कीम आ जाएगा तो यकीनन उसके अंदर इंशाअल्लाह ताला अपन वो मार्क्स उसके एतबार से लिखना शुरू कर देंगे। अब रहा पेपर पैटर्न का सवाल। तो जो पेपर पैटर्न है, ये पेपर पैटर्न आपके सामने मैंने यहाँ लिख दिया हूँ। आपको पूरा जो पेपर है, ये पेपर 12th क्लास का 70 मार्क्स का पूछा जाएगा। इस 70 मार्क्स के अलावा आपको 30 मार्क्स इंटरनल हो गए, प्रैक्टिकल के हो गए, ऐसा 100 मार्क्स का बायोलॉजी आपको 12th क्लास में होगा। इस 70 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से है, जिसको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ई को 18 मार्क्स है, सेक्शन बी को 16 मार्क्स है, सेक्शन सी को 24 मार्क्स है, सेक्शन डी को 12 मार्क्स है। इसमें से ये जो पहले वाला जो सेक्शन है, सेक्शन ए जिसे हम कह रहे हैं, इसमें 2 सवालात हो गए। सवाल नंबर 1 जो MCQs बहुत इंपॉर्टेंट होगा बेटा, प्यारे बच्चों इस पर ध्यान दीजिए। इसमें जो क्वेश्चंस जो आते हैं ख़ास तौर से, दरअसल ये जो पूरे चैप्टर्स हम जब पढ़ेंगे तो हमको ये बात पता चलेंगी कि सबसे ज़्यादा, हम उससे मुश्किल नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत बारीकी वाले सवालात जो है, तो ये इस पहले और दूसरे यानी ये 2 सवालात में पूछे जाएंगे। यानी पहला जो सवाल है वो सवाल MCQs का होगा, उस MCQs के सवालात में, और दूसरा एक जुमले में होगा इसमें दोनों में, क्योंकि पहला जो सवाल है वो MCQs का है, यानी आपको एक क्वेश्चन के 4 मुतबादिल यानी 4 जवाबात हो गए, उसमें से सही जवाब का आपको इंतखाब करना है और उसका आंसर आपको लिखना है। उसके बाद में इसमें जो दूसरा सवाल है, इसमें एक जुमले में जवाबात लिखना होगे, 8 सवालात होंगे। और ये दोनों भी सवालात की एक स्पेशलिटी खासियत ये है, इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं है। पहले में 10 पूछे जाएंगे, 10 लिखना है, दूसरे में 8 पूछे जाएंगे, 8 लिखना है, और करेक्ट आंसर लिखोगे 1 मार्क्स मिलेगा। मार्क्स का स्कीम इसमें आधे का नहीं होगा बेटा। इसमें अगर आपको पूछा जाता है 1 मार्क्स का सवाल, तो इसमें आपको मिलता है 1 तो 1 मिलेगा, वरना 0 मिलेगा। तो इस बात का बहुत ख्याल रखना है हमको कि जो आंसर होगा वो हमारा करेक्ट होना चाहिए। तो इसलिए ये दोनों भी सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मुश्किल नहीं है, आसान बहुत हो गया अब जब आप इसको पढ़ लोगे। उसके बाद में सेक्शन बी है। सेक्शन बी में सवाल 3 से लेकर सवाल नंबर 14 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 3 तो क्वेश्चन नंबर 14, ये सवालात यहाँ आपको पूछे जाएंगे। इसको शॉर्ट आंसर टाइप हम कहते हैं, ऐसे टाइप। इसमें 2 तरह की शॉर्ट आंसर है, ये सेक्शन बी भी शॉर्ट आंसर है और सेक्शन सी ये भी शॉर्ट आंसर है। लेकिन ये दोनों में जो फ़र्क है, इसमें क्योंकि 2-2 मार्क्स के सवालात है, यानी यहाँ कोई 8 लिखना है, 16 मार्क्स है, तो यकीनन हमको एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स का वेटेज है। तो इस 2 मार्क्स के एतबार से आपको लिखना होगा। जैसे कोई डायग्राम पूछी जाती है,
कोई एक टेबल पूछा जाता है, इसमें कोई किसी सवाल का जवाब देना होता है, तो इसमें ज़्यादातर जैसे कोई सवाल का जवाब देना तो 4 पॉइंट्स यहाँ लिखना होगे। डायग्राम्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 लेवल होंगे। अभी नए पेपर पैटर्न में बहुत सारी जगह जो डायग्राम्स पूछे जाते हैं तो डायग्राम बनाई जाती है, आपको बहुत आसान है, डायग्राम बनी हुई होगी और उसमें के कुछ लेवल छुटे होंगे, तो आपको जो लेवल है वो खाली जगह में उसको कंप्लीट लिखना है। लेकिन ये जब इस तरह के जब सवाल पूछे जाते हैं तो वो भी एक तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप हो जाते हैं, क्योंकि अगर करेक्ट वही लेवल आप 4 लिखोगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, हर एक लेवल को आधा मार्क्स होगा। वरना वैसे डायग्राम अगर बनाने के लिए पूछी जाए तो आप कोई भी लेवल दे सकते हो 4, तो वो थोड़ा आसान होता है। लेकिन अक्सर अभी नए पैटर्न में इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर डाले जाते हैं। तो यहाँ सेक्शन बी आपको 16 मार्क्स दिलाएगा, जिसमें 8 क्वेश्चन करने होंगे और ये मुख्तसर आपको इसके जवाब लिखना है, शॉर्ट आंसर हम जिसे कह रहे हैं। सेक्शन सी 24 मार्क्स, यानी इसके जैसा ही ये सवाल है, सिर्फ इसमें यानी मार्क्स बढ़ गए हैं। सवालात 8 ही है, 24 मार्क्स है, मतलब क्या हुआ, एक क्वेश्चन को 3 मार्क्स हो गए। यानी यहाँ हमको 2 मार्क्स के एतबार से लिखना था, यहाँ हमको 3 मार्क्स के एतबार से लिखना है। मतलब ये हुआ कि जब हम 2 मार्क्स के लिए लिख रहे हैं और 3 मार्क्स के लिए लिख रहे हैं तो जो आंसर है उसकी लेंथ हमको बढ़ाना पड़ेगी। अब लेंथ बढ़ाना मतलब क्या होगा कि जैसे अगर यहाँ 2 मार्क्स के लिए कोई डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं आप, तो यहाँ पर आपको 4 पॉइंट लिखना है तो यहाँ पे 6 पॉइंट लिखना होगा। कोई डायग्राम कोई शक्ल बना रहे हैं, ये शक्ल में अगर आपको यहाँ 4 लेवल देना है तो यहाँ 6 लेवल देना होगा। यानी इस तरह का चेंज, इस तरह का ये दोनों में फ़र्क होगा। जैसे दोनों में अगर फ़र्क से याद आया कि अगर कोई दोनों में कोई सवाल पूछा जाता है कि किसी 2 चीज़ों के दरमियान फ़र्क वाज़ेह कीजिए, डिफरेंस बिटवीन 2 थिंग्स, तो वहाँ आपको डिफरेंस यहाँ अगर लिखना है तो यहाँ आपको 4 पॉइंट्स लिखना होगा, 4 डिफरेंसेस लिखना होगी। लेकिन यहाँ जो है यहाँ आपको 6 डिफरेंसेस लिखना होगा। तो ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा लेंदी करना होगा, लेकिन ये भी शॉर्ट आंसर टाइप में यानी मुख्तसर से जवाब में आ जाएगा। उसके बाद में इसका जो लास्ट सेक्शन है जिसको सेक्शन डी कह रहे हैं हम, इसको 12 मार्क्स कैरी होते हैं, 12 मार्क्स कैरी होते हैं। इसमें अक्सर बड़े सवालात पूछे जाते हैं। अभी जो नए बोर्ड के जो पेपर्स आपने इस साल का यानी 2020 का पेपर देख लेना, उसके पहले 19 का भी अगर आप पेपर देखोगे तब भी ये सवाल थोड़ा, तो उस वक्त शायद 5 मार्क्स का था, अभी 4 मार्क्स का हो चुका है। तो ये सवालात में, क्योंकि इससे पहले के जो पुराने पैटर्न थे उसमें ये सवालात 7 मार्क्स 8 मार्क्स के होते थे, तो वहाँ बहुत ज़्यादा लेंदी आंसर अपने को लिखना होता था। अक्सर सवालात किसी न किसी डायग्राम पर, किसी न किसी चार्ट पर, किसी न किसी जिसे अपन कहेंगे कोई ना कोई एक आधा तरतीबी खाका है उसके ऊपर ये सवालात हुआ करते थे। अभी उसी में से जो सवालात पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा उसको मुख्तसर करने के लिए सवालात की नोयत बदल दी गई। यानी यहाँ जैसे अगर लास्ट ईयर का पेपर आप देखोगे तो यहाँ आपको पता होगा कि जैसे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, दिल की साख्त अगर लिखना है, अंदरूनी साख्त पूछी जाती है, बैरूनी साख्त पूछी जाती है, तो पहले ऐसा एक प्लेन क्वेश्चन डाल दिया जाता कि इंसानी दिल की साख्त, बैरूनी साख्त बयान कीजिए, इंसानी दिल की अंदरूनी साख्त बयान कीजिए, तो यकीनन उसमें एक शक्ल आती और पूरा स्ट्रक्चर हम उसके अंदर लिखते। तो उसके लिए जो मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता था, जैसे 7 मास है तो शक्ल के लिए 2 मास या 3 मास जाते, 4 मास उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते। क्योंकि अब ये सवाल सिर्फ 4 मास का है, यानी 4 मास के आपको 3 सवाल करना है, तो यहाँ उसमें कोई 4 पॉइंट्स पूछे जाते हैं। जैसे लास्ट ईयर पूछा गया इंटरनल स्ट्रक्चर तो पूछा गया हार्ट का, लेकिन उसके अंदर कौन से वाल है, कौन से खुलबंद है और उनके क्या फंक्शंस है, यानी उस सवाल को थोड़ा सा मुख्तसर, इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये सभी पैटर्न में बहुत सारे सवालात को ऑब्जेक्टिव टाइप करने की कोशिश की गई। यानी जैसे ये जो MCQs है, ये MCQs तो सीधे MCQs है ही है, लेकिन इधर भी अगर बहुत सारे सवालात आप देखोगे तो वहाँ भी जवाबात इस तरह की पूछे जा रहे हैं कि जहाँ हमको इधर उधर भटकना नहीं है, करेक्ट आंसर देना है तो मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि एग्जाम्पल दिया, मिसाल दिया कि यहाँ अगर हमको अब ये पूछा जाता है कि इंसान के दिल में, इंसान के हार्ट में मौजूद जो वाल है, खुलबंद है, उसके नाम लिखना है, उसके फंक्शंस लिखना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ 4 मार्क्स के लिए 4 वॉल्स लिखिए, उसके नाम लिखिए, उसके फंक्शंस लिखिए। अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट वैसा प्लेन अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर वो उसके अंदर लिखना और इसमें लिखने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। यहाँ आपको एग्जैक्ट लिखना है, एग्जैक्ट मार्क्स मिलेंगे। ये थोड़ा सा फ़र्क यानी नए पूरे पेपर के पैटर्न में आया है, और इसके पीछे मकसद भी वही है कि आपके जो MCQs है या आपको करेक्ट आंसर जिसे हम कहते हैं वो किस तरह से देना है उसकी आदत बन जाए, ताकि आप इसके बाद जो आपको एग्ज़ामिनेशन फेस करना है जैसे नीट वगैरह,
ये आपको आसान हो जाए, क्योंकि आपका जो मकसद होता है 12th के बाद, वो मकसद किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वहाँ सब जगह आपको MCQs या जिसे अपन कहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हल करना होते हैं। और ये सब करने के लिए आपको इस तरह की डिटेल स्टडी करना ज़रूरी होता है। तो ये जो पहला हमारा लेक्चर था, तो इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या तारुफ हम जिसे कहेंगे, उसके तौर पर हमारे बायो या बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स में कितने चैप्टर्स हैं, वेटेज बाद में इसका बताया जाएगा, और पेपर का पैटर्न किस तरह का है। और दूसरी एक बात, ये जो लेक्चर है ये ट्रायल बेसिस पे डाला जा रहा है, अगर इसमें कुछ चेंजेस करना हो तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे, और अगले लेक्चर से इंशाल्लाह कोई ना कोई इसमें से कोई एक चैप्टर हम शुरू करेंगे। तो यहाँ ये जो मैंने आपको यहाँ पूरे नाम जो लिख कर दिए हैं, आप बीच में इसको रोक कर कहीं ना कहीं इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या इसको पूरी तरह से अपने नोटबुक में पहले पेज पर पूरे चैप्टर्स के नाम, दूसरे पेज पर पेपर का पैटर्न, ये दोनों चीज़ें लिख लेना। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जब भी आपको डाउनलोड किया जाएगा, इनमें से कोई ना कोई एक चैप्टर इंशाल्लाह मैं शुरू करूँगा। तो इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।